ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, YouTube ਨੇ, Facebook ਨੇ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ आवाज कर डॉक्टर साहब आवाज नहीं हमदर्द टीवी ते निघा स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू धन्यवाद। सो सर सब तो पहले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखिए, अभी जो मीडिया आपको दिखा रही है, लोग मर रहे हैं, लोग पीड़ित हो रहे हैं, एक बात है ये। दूसरा, गवर्नमेंट क्या बता रही है। मैं एक एक देश का उदाहरण लेता हूं। मान लो हम यूएस का उदाहरण लेते हैं, यूएस यूनाइटेड स्टेट, तो सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको देखने में आ रहा है जी। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप खुद यूएस के वेबसाइट में जाके, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के वेबसाइट में जाके देखिए कि इस साल कितने लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ये कोरोना जो है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में आता है, ILLI, राइट। तो इस साल कितने लोग पीड़ित हुए हैं और कितने लोग मरे हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूं। जो पीड़ित हुए हैं वो है 5,25,000 लोग अकॉर्डिंग टू CDC, राइट, और हॉस्पिटल में जो गए हैं। और जो मरने की संख्या है वो रफ फिगर है, वो है करीब 30 लाख से 40,000 के, 30,000 से 40,000 के बीच में, राइट। और अब पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले 5 साल का आप देखिए, आपको पाया जाएगा कि हर साल इन्फ्लुएंजा लाइक से जो मौत होती है इस सीजन में वो लगभग 30,000, 40,000 और 50,000 के बीच में होती है। बोलने का मतलब यह है कि हर साल इतने ही लोग मरते हैं, इतने ही लोग पीड़ित होते हैं, इतने ही लोग हॉस्पिटल में जाते हैं इन्फ्लुएंजा से, यानी कि ये इस तरह के वायरस से। फर्क सिर्फ इतना है कि इस साल जब लोग मर रहे हैं या पीड़ित हो रहे हैं तब आपको रियल टाइम में खबर बताई जा रही है, सुनाई जा रही है। ये तो है यूएस की बात। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, यूके जी। मैं यूके की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत इन दोनों देश को फॉलो करता है, और जो भी ये दोनों देश कर रहे हो भारत उसको चुपचाप आंख बंद करके मान लेता है। चलो, यूके के वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो उसमें ये देखेंगे, मैंने देखा, मैं तो शॉक रह गया, हैरान रह गया। मैं तो ये समझ रहा था कि बहुत ज्यादा लोग मर गए होंगे। उन्होंने बताया कि इस साल पिछले 5 साल के मुकाबले में इस साल ऑन एवरेज कम लोग मरे हैं, कम लोग। उन्होंने सारे आंकड़े दिए हैं, पिछले साल जितने मरे थे उससे पिछले साल जितने मरे थे और उससे पिछले 5 साल में इस साल सबसे मरे हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से। यह है यूके की बात। अब इटली की बात करते हैं। इटली में इस वक्त हर साल आईसीयू पूरा भर जाता है इस मौसम में। ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, हर साल की बात कर रहा हूँ, आईसीयू की बात कर रहा हूँ। आईसीयू भर जाता है पहले। और दूसरी बात, आप दर्शक याद रखिए, एक वेबसाइट euromemo.eu, EUROMOMO.eu, ये एक वेबसाइट है जिसमें पिछले 5 साल का यूरोप के हर देश के लोगों की मरने के आंकड़े दिए हुए हैं, पिछले 5 साल का, हर देश के, यूरोप के, राइट। और क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं, वो भी दिया हुआ है। आप खुद जाके देखिए कि इस साल कितने लोग मरे हैं, पिछले साल कितने मरे थे, उससे पिछले साल कितने मरे थे और उससे पिछले साल कितने मरे थे। आप हैरान हो जाएंगे कि ना तो इटली में ज्यादा लोग मरे हैं इस साल, ना तो यूके में, ना तो यूएस में, जितने देशों की बात करते हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत में हर साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, आप याद रखिए इसको ILI बोलते हैं, की वजह से हर साल करीब 3.5 लाख लोग मरते हैं। 3.5 लाख लोग मरते हैं, हर साल मरते हैं 3.5 लाख। कभी उसमें H1N1 का नाम बोल देते हैं, कभी डेंगू के नाम बोल देते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेथ इज 3.5 लाख। 3,40,000 से लेकर 3,50,000 तक। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि जब कभी भी दुनिया में मौतें हो रही हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, या जो भी हम कोरोना बोलते हैं या कोविड बोलते हैं, तब आपके मोबाइल पे रियल टाइम में खबर आती है। अखबार के फ्रंट पेज में देखिए, पिछले 2 महीने से सिर्फ एक ही खबर आ रही है, कोरोना। मैं पूछता हूँ, क्या हार्ट अटैक से लोग मरना बंद हो गया? डेंगू से लोगों का मरना बंद हो गया? H1N1 से लोगों का मरना बंद हो गया? वो भी मर रहे हैं जैसे पहले मरते थे, लेकिन आपका सारा ध्यान एक एक मौत पे, कोरोना के मौत पे।
में लिया जा रहा है। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इस साल एक भी एक्स्ट्रा लोग नहीं मर रहे हैं, उतने ही लोग मर रहे हैं जितने हर साल मरते हैं। आप गवर्नमेंट के आंकड़े देखिए। डॉक्टर राय, मैं आपके बीच में बात रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उतने ही लोग मर रहे हैं जितने हर साल मरते हैं, पर ये उतने लोग तब मर रहे हैं जब पूरा विश्व लॉकडाउन है। बड़े देशों ने लॉकडाउन कर रखा है, काफी सारी इंस्ट्रक्शन है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, पर इसके बावजूद ये लोग मर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि फिर लॉकडाउन खोल देना चाहिए, कर्फ्यू खोल देना चाहिए? देखिए, अगर आपको सबको ये लगता है कि लॉकडाउन है तो कुछ जान बची हुई है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो और ज्यादा लोग पीड़ित होते, कोरोना हर एक के बॉडी में घुस जाता और दहशत मच जाती। वो तो लॉकडाउन की वजह से बचे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया में अभी भी बहुत सारे देश हैं जहां पे लॉकडाउन हुआ नहीं है। मैं एक उदाहरण लूंगा, जापान। याद कीजिए, चाइना के बाद सबसे पहले कोरोना कहां पहुंचा था? जापान में पहुंचा था। जापान एक ऐसा देश है जहां पे तब से लेके आज तारीख हो गई है, एक भी दिन का लॉकडाउन नहीं हुआ है, सारा कुछ सामान्य चल रहा है। और जापान में तो एक्स्ट्रा लोग नहीं मरे हैं, राइट? तो स्वीडन का उदाहरण लीजिए, वहां लॉकडाउन नहीं है, तो वहां तो बहुत ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। तो दुनिया में अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पे लॉकडाउन नाम की कोई नामो निशान नहीं, कोई चीज नहीं है, और वहां के डेथ देख लीजिए, और जहां पे इटली या स्पेन उनकी डेथ देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगी बात। डॉक्टर राय, आप और नो लॉकडाउन एक दो देशों की उदाहरणें दे रही हैं, लेकिन मैं आपको इतने देशों की उदाहरणें दे सकता हूं। अमेरिका बड़ी कंट्री, इटली, जापान, चीन, फ्रांस, कनाडा, और भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, 1 अरब लगभग 40 करोड़ जनसंख्या है। और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन किया है, कर्फ्यू किया है, और अभी करने जा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर 2 देशों को देख रहे हैं और एक बड़ी गिनती को नहीं देख रहे, तो आपको नहीं लगता कि ये रॉन्ग होगा? हाँ, मैं इसको एक उदाहरण में, मुझे 2 मिनट टाइम से इसको समझाने में, समझिएगा जी। जनवरी में याद कीजिए, जनवरी 27 से भी पहले, यानी कि 21 तारीख को जारी किया गया था भारत में कि भाई जितने भी एयरपोर्ट है वहां पे थर्मल स्कैनर लगाया जाए। आपको याद होगा, राइट? तो जितने भी लोग आ रहे थे इंटरनेशनली, उन सबका थर्मल चेकिंग हो रहा था। याद आ रहा जी। तो ये सोच के कि अब कोई कोरोना का पेशेंट होगा तो वो हम एयरपोर्ट में ही रोक लेंगे उसको। एक बात आप याद रखिए, 1 अप्रैल को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये खबर आई है कि 80% कोरोना कैरियर मतलब कि कोरोना वायरस बॉडी में है लेकिन आपको पता नहीं है, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक, मतलब आप बीमार नहीं पड़े कोरोना की वजह से। तो 80% लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस होगा लेकिन उसको बीमार नहीं करेगा। तो ये पहली बात। और जिसको बीमार करेगा उसमें से 50% लोगों का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ खांसी होगा, वीकनेस आएगी, खांसी होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये कौन से अखबार का न्यूज? तो कुल मिला के अबाउट 90 या 9 नहीं, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1 अप्रैल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ। ठीक है जी, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 80% लोगों के बॉडी में कोरोना होगा लेकिन उनको पता नहीं होगा, बिकॉज कोरोना की वजह से वो बीमार नहीं पड़ेंगे, 80%। तो इसका मतलब ये कि जनवरी के महीने में जब लॉकडाउन नहीं था, फरवरी के महीने में जब लॉकडाउन नहीं था, मार्च के महीने में जब लॉकडाउन नहीं था, तब भी वो लोग जिनके बॉडी में दे आर जस्ट कैरियर, वो लोगों के बॉडी में कोरोना है, और वो अभी भी होगा, और वो जहां जहां जा रहे होंगे वो कोरोना वहां फैल रहा होगा। अभी भी जब लॉकडाउन है, सब्जी मिल रही है आपको दूध मिल रहा है आपको, जो मान लो मैं कोरोना का मेरे कैरियर हूं, मैं पेशेंट नहीं हूं बट कैरियर हूं, कैरियर मतलब मेरे बॉडी में कोरोना है लेकिन उससे मैं पीड़ित नहीं हुआ। अब मैं जब सब्जी बाजार जाऊंगा सब्जी लेने के लिए, जब मैं सब्जी को छूऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरे हाथ का जो कोरोना है मेरे बॉडी से वो सब्जी में जाएगा। अब एक और बंदा आएगा, वो सब्जी लेगा, तो वो अपने घर सब्जी लेके जा रहा है, फल लेके जा रहा है, कोरोना लेके जा ही रहा है। तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ा है? तो ऑक्सफोर्ड का मॉडल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन का, उसका मॉडल ये कहता है कि अभी तक लॉकडाउन के बावजूद भी 50% यूके के लोगों के बॉडी में कोरोना आ चुका होगा, राइट? क्योंकि लॉकडाउन कोरोना को रोक ही नहीं सकती, क्योंकि कोरोना तो 80% लोगों में होता है, उनको पता ही नहीं होता क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ते। कोरोना हर एक को बीमार नहीं करती, ओनली 20% लोगों को बीमार करती है। डॉक्टर राय, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डॉक्टर राय, मैं आपकी कोरोना, आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या असर पड़ा है कोरोना के कारण, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है
कि भारत ने जो लॉकडाउन का बिल्कुल सही मौके पर फैसला लिया और कर्फ्यू का क्या फैसला लिया वो सही था। अगर अमेरिका ने ये फैसला लिया होता तो आज उनके 4 लाख से ऊपर मामले पहुंच चुके हैं और इतनी मौतें ज्यादा हो चुकी हैं वहां पर अमेरिका में, वो बच सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अगर 2 लाख तक मौतें हो जाए उसके बाद कोरोना अमेरिका में खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दुनिया दूसरी तरफ ये कह रही है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। देखिए इसमें मैं आपको जवाब देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कोई भगवान नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं मैं एविडेंस के साथ, जर्नल के छपे हुए रिसर्च के साथ बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो बस हवा में बात कर रहे हैं, वो कभी रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको शुरू से लेके चलता हूं उनकी बातों का। उन्होंने एक दिन बोला मलेरिया की दवा ले लो आप कोरोना से बच जाओगे, एक बार उनका उसके बाद भारत के दुकानों से मलेरिया की सारी दवाएं खत्म हो गई। आपको पता होगा कि मलेरिया की दवा लेने से पिछले हफ्ते एक डॉक्टर की मौत हो गई। वो कोरोना के पेशेंट नहीं थे, प्रिवेंटिवली लिया था। और 3 दिन पहले अमेरिकन कार्डियोलॉजी जर्नल में आया कि मलेरिया की दवा से हार्ट अटैक होता है, मलेरिया की दवा से हार्ट अटैक होता है। तो अब हमें ये पता है कि जितने भी लोग कोरोना से मर रहे हैं उसमें से 30% लोगों का मरने का कारण है सडन कार्डियक डेथ। तो आप रिलेट कर लीजिए कि ट्रंप ने बोला मलेरिया की दवा ले लो, उसका कोई एविडेंस है, कोई सबूत है? सबूत नहीं है, बस बोल दिया। उसके बाद भारत के सारे लोगों ने पूरा दुकानें कर दी और दवाई खाने लगे। अब जब मौत हो रही है तो बोल रहे हैं कि ये कोरोना से मर गए, जबकि असली वजह उनके वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं। और क्योंकि मलेरिया की दवा अरेस्ट करती है, ये प्रूवन फैक्ट है, राइट। ये और साइंटिफिक जर्नल में पिछले 40 साल से ऑलरेडी है, आज की बात नहीं है, 40 साल से है। तो ट्रंप ने जो बोला उसका कोई एविडेंस ना तो किसी ने मांगा ना उन्होंने दिया, लेकिन मैं तो आंकड़ों के साथ, एविडेंस के साथ, जर्नल के रिसर्च के साथ ही आपको बोल रहा हूँ। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आपने फिर अभी बोला कि अमेरिका में इतने मौतें हो गई, जबकि आप अमेरिका के खुद के वेबसाइट में जाके तो देखिए, CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो अमेरिका की वेबसाइट है, उनमें तो जाके देखिए मौतें ज्यादा हुई तो कितनी मौतें हुई। अब हर साल मैंने आपको बताया कि 20,000 से 50,000 लोग, 30,000 से 50,000 लोग मरते ही हैं इस सीजन में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से। इस साल भी आंकड़े इनके बीच में ही है। हर साल 5 लाख से 8 लाख लोग हॉस्पिटलाइज होते ही हैं वो सर। और इस साल भी 5,25,000 हॉस्पिटलाइजेशन है टोटल, राइट। तो वहां के गवर्नमेंट के साइट के आंकड़े को आप मानेंगे या डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से जो बोल रहे हैं उसको मानेंगे? तो गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का मुंह कुछ और बोल रहा है। आप किस बात को मानना चाहते हैं ये आप देखिए, बताइए। एक छोटी सी उदाहरण, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप पे ना जाएं, अगर पंजाब में रहें, जो नवा शहर है पंजाब का, उसमें जो पटलावा गांव है, वहां पर एक जो NRI थे बलदेव सिंह, उनकी मौत हुई। उनके परिवार के 20 से ज्यादा लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके जो सर्कल में लोग आए थे वो भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। जितनी तेजी से कोरोना इफेक्ट डाल रहा है, एक परिवार के इतने लोग अगर पॉजिटिव आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कोरोना एक वाकई ही बहुत बड़ा संकट है? क्योंकि एक शख्स से हजारों लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है। देखिए इसका जवाब, पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कैसे पता चलता है या किसी को भी कैसे पता चलता है कि इसके बॉडी में कोरोना वायरस है? सिर्फ एक ही तरीका है टेस्ट करके, उस टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जिससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोरोना वायरस है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में जहां पे टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट लैब में जाइए, उनको बोलिए आपका टेस्ट का जो किट है उसका एक मैन्युअल होगा, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर मैन्युअल। उस मैन्युअल का पहला लाइन पढ़िए, वहां साफ साफ लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस, दिस टेस्ट इज फॉर रिसर्च पर्पस एंड नॉट फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव आने के जो चांसेस हैं वो 1% से 80% तक है। 1% से 80%, यानी कि अगर 10 लोग हैं जिनमें एक को भी कोरोना नहीं है, तब भी वो गलती से फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं इसे, गलती से 8 लोगों को बता देगा कि ये फॉल्स पॉजिटिव है। मैं एक और उदाहरण देता हूं, CDC, मैंने CDC का बात बार बार कर रहा हूं, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, क्योंकि भारत इसी को फॉलो करता है। CDC के अपने वेबसाइट में लिखा है, मैं आपको भेज सकता हूं, दर्शकों को मैं भी लिंक दे दूंगा 1 मिनट बाद। अपने वेबसाइट में लिखा है, ये जो टेस्ट है RT-PCR, इस टेस्ट
ये कोरोना के पेशेंट को कितना डिटेक्ट कर पाएगा, इसकी अभी तक हमने पुष्टि नहीं की है। समझिए इस बात को। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिस मान रहे हैं कि भाई इससे पता चल रहा है कि कोरोना वायरस है कि नहीं, उस टेस्ट पहली बात तो वो रिकमेंडेड ही नहीं है, वो रेगुलेटरी स्टेटस ही नहीं है उसका, और दूसरा सीडीसी भी बोल रहा है ये टेस्ट का हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि ये ठीक से काम करता है कि नहीं। अब एक आखिरी बात बताता हूं, इस टेस्ट के जो आविष्कारक है कैरी मुलस नाम है, आप थोड़ा इंटरनेट में सर्च कीजिए, नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने खुद बोला था कि ये टेस्ट किसी पेशेंट के अंदर कोई वायरस है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए बना ही नहीं है। राइट, सो ये सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए बना है, किसी पेशेंट के लिए नहीं बना है, उसमें एरर आ जाएगा। तो बोलने का कि हम क्यों मान लें कि इन 10 के 10 को पेशेंट को कोरोना वायरस है। अच्छा, अब जो सारी बातें अब तक मैंने बताई है, अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए जो मैंने आंकड़े दिए हैं, तो सिर्फ इतना याद रखिए, विश्वरूप, मेरा नाम है विश्वरूप BISWAROOP.com/कोरोना बुक, इतना आप टाइप करेंगे तो आपके सामने जितने रिसर्च पेपर के नाम लिए वो एक साथ आ जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं। सो डॉक्टर विश्वरूप, जैसे आपकी रिसर्च है, पता लग रहा है कि आपने बहुत रिसर्च की है इस पर, इसमें एक खबर अमेरिका से बड़ी ये आ रही है कि अमेरिका ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चीन की जो वुहान रिसर्च लैब है, सरकारी लैब, उसके संपर्क में भी तो माना यह जा रहा है कि ये एक बायो अटैक हो सकता है कि ये वायरस तैयार किया गया हो, आगे चीन को बेचा गया हो, जिसके लिए उसने उसको बड़ी इनकम दी, पैसा दिया। सो आप इन खबरों को कैसे देखते हैं कि वाकई ये खबरें सच हैं, ये एक जैविक अटैक हो सकता है, जैविक हथियार हो सकता है, बायो अटैक है ये? नहीं, ये जरूर है कि वो अरेस्ट हुआ है, ये जरूर है कि वो वुहान से कनेक्टेड था और कोई आपस में कोई मतभेद होगा या कोई सामान उनके लिए चुराया होगा या कोई बायो अटैक की तैयारी भी होगी, ये सब हो सकता है। लेकिन जो कोरोना वायरस का जो है ये कोई बायो अटैक नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप में एक वायरस है जो आज से 50 मिलियन ईयर पहले से था, और जब बचपन से हम जब से पैदा हुए हैं तब से भी वो था, और हमें कई बार जुकाम हुआ है, बुखार हुआ, उनमें से कभी न कभी कोरोना वायरस की वजह से भी हुआ हो सकता है। तो कोरोना वायरस हमसे पहले से था और हमारे बाद भी रहेगा। तो सिर्फ नया यह है कि उसको डिटेक्ट करने का जो डायग्नोस्टिक किट है उसको लॉन्च कर दिया, जिससे आपको पता है कि अब कोरोना वायरस शायद है शायद नहीं है। तो मैं दोनों को रिलेट नहीं करके देख रहा। मतलब आपका ये कहना है कि जो ये टेस्ट किट है इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप 1% से 80% तक बता रहे हैं कि केस झूठे भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं। अगर 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनमें से हो सकता है कि सिर्फ एक पॉजिटिव हो, बाकी सभी झूठिया रिपोर्ट हो। यस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो रिसर्च पेपर बोल रही है, जो जिसका मैंने लिंक दिया, आप खुद भी देख सकते हैं, और मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन ये रिसर्च पेपर को देख के तब मैं बोल रहा हूँ। जी, सो डॉक्टर राय, दुनिया इस वक्त डरी हुई है, घर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। सो इस माहौल में आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे, सरकारों को क्या सलाह देना चाहेंगे, और जो प्रशासन है उनको क्या एडवाइस देंगे? देखिए, एक बात आप समझिए कि ये वायरस तो है, पहली बात, लेकिन ये वायरस उतना ही खतरनाक है जितना कि फ्लू वायरस होता है। फ्लू हर साल हम और आप जैसे लोगों को, जो एडल्ट है, उनको साल में कम से कम एक बार होता है, और बच्चों को साल में कम से कम 5 बार होता ही है। तो फ्लू वायरस से बचपन से अभी तक हमने हजारों बार लड़ाई लड़ी और जीती, तभी हम जिंदा हैं। इसीलिए अगर कोरोना वायरस आ भी जाएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ आप दोबारा जीत जाएंगे, क्योंकि ये जंग आपने जीती हुई है पहले भी हजारों बार। तो कोरोना वायरस एक फ्लू वायरस है, इसमें मोर्टेलिटी रेट, मरने की जो संभावना है वो 0.1% है। 0.1% अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 26 मार्च। 0.1% का मतलब अगर 1000 लोगों को से पीड़ित होंगे तो उसमें से कोई एक मरेगा, 999 लोग ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा रेशियो मानेंगे, अच्छा रेशियो मानेंगे, डरने की कोई बात नहीं, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो इन्फेक्शियस रेट है, फैलने की जो क्षमता है इसकी, वो 2 है, 2.2, मतलब 1 से सिर्फ 2 को फैलेगा, जितना कॉमन कोल्ड होता है। जुकाम में भी इतना ही होता है। अगर आपको जुकाम हो गया तो ऑन एवरेज आप 2 लोगों तक जुकाम पहुंचा देंगे, बस। आप 10 लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं। तो इससे उतना डरिए जितना फ्लू से डरते हैं, जितना कॉमन कोल्ड से डरते हैं। अब आता है, अगर इसको ठीक कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें,
प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका याद 2 ग्राम विटामिन सी रोज खा लीजिए। 0.2 ग्राम कोई टैबलेट से नहीं, कोई टॉनिक से नहीं, फलों से। जैसे 1 अमरूद खाइए बड़ा, या 2 संतरे खाइए मीडियम साइज, या 4 टमाटर खा लीजिए, या आम के सीजन में 3 मैंगो खा लीजिए, या फिर इतना जितना हाथ में, इतने मटर खाएंगे जितना आपके हाथ में आ जाए तो भी 0.2 ग्राम चला गया। या फिर कोई भी 3-4 फल ले लीजिए और 400 ग्राम बना लीजिए और खा लीजिए, तो 0.2 ग्राम से ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो 0.2 ग्राम विटामिन रोज आपके पेट में जाएगा तो 80% कम चांसेस हो जाएंगे कोरोना वायरस या कोई भी और इन्फ्लुएंजा वायरस आप पे अटैक करे। 80%। ये तो हुआ प्रिवेंशन। अब एक आखिरी बात, क्योर। अगर तो हम क्योर कैसे करें? देखिए, याद रखिए कि वायरस की कोई दवा होती नहीं है, अभी तक तो नहीं बनी। तो क्योर कौन करता होगा अभी तक, बचपन से अभी तक? आपकी खुद की इम्यूनिटी। तो 3 दिन में 72 आवर्स में मैंने देखा है, चाहे वो डेंगू हो या H1N1 हो या जीका हो या मीका हो, चीज हो फॉर दैट मैटर। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वायरस कौन सा, इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही कोई वायरस बॉडी में गया तो हलचल होगी। हलचल मतलब जैसे ही आपको पहला सिम्टम आया कि मुझे फीवरिश लग रहा है, मुझे जुकाम लग रहा है, तो जैसे ही पहला सिम्टम या मुझे वीकनेस लग रहा है, पहला सिम्टम आते ही अगले 3 दिन के लिए ये एक फॉर्मूला अपनाइए। आप देखेंगे 3rd डे तक, एक्सपीरियंस है पिछले 12 साल का, 3rd डे तक शाम तक पेशेंट ठीक हो जाता है। 3 स्टेप 1 मिनट में बताऊंगा। पहला स्टेप, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 10। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 केजी है, 60 केजी डिवाइड बाय 10 इट बिकम्स 6 ग्लासेस कोकोनट वाटर एंड 6 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। मौसमी, संतरा, किन्नू, ऑरेंज का जूस पूरे दिन भर में, यानी कि 12 ग्लास हो गए 60 केजी बंदे के लिए। कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, और जब पिएंगे तो ऐसे पीजिए, चाय पीते हैं धीरे धीरे। ये पहला दिन जैसे आप करेंगे, शाम तक आपको लगेगा टेम्परेचर है तो सही 101, 102 से ऊपर नहीं जाएगा श्योरली, पहली बात। दूसरी बात, आप कमजोरी उतना फील नहीं करेंगे जितना नॉर्मली फ्लू में करते थे। अब डे 2, सेकेंड डे में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मतलब मेरा बॉडी वेट मान लो 60 केजी डिवाइड बाय 20 कितना होता है? 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट मान लो 60 केजी इंटू 5, दैट बिकम 300। अब ग्राम लगा दीजिए, 300 ग्राम टमाटर और खीरा इतना खा लेंगे। तो ये हो गया डे 2। डे 2 के शाम तक आपका टेम्परेचर अब 101, 100 उसके नीचे रहेगा, आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे काफी हद तक। डे 3, तीसरे दिन का फॉर्मूला और चेंज हो जाएगा। आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 30। मेरा बॉडी वेट है 60 केजी मान लो, डिवाइड बाय 30 कितना हुआ? 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ही ग्लास, बड़ा ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक। लंच में वही आप करेंगे जो कल खीरा और टमाटर लिया 300 ग्राम। डिनर तक आप शॉक्ड रहेंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि आप ठीक हो चुके हैं। तो डिनर आपको नॉर्मल वेजिटेरियन खाना है, कम तेल और कम नमक वाला। बस 3 दिन हो गया, चौथे दिन अपने काम में लग जाइए। इतना ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन ये हर बार काम करता है, हर बार। सो डॉक्टर विश्वरूप जी, आप डाइट के स्पेशलिस्ट हैं, खास तौर पर जिनको डायबिटीज है, शुगर है, उनको आप डाइट के जरिए ठीक करते हैं, पोषक के माहिर हैं आप। तो अभी हॉस्पिटल में लोग नहीं जा पा रहे लॉकडाउन के कारण, और कर्फ्यू के कारण भी नहीं जा पा रहे, तो जिनको डायबिटीज है तो उनको क्या आप एडवाइस देंगे? क्या डाइट चार्ट है उनके लिए? देखिए, बड़ा सिंपल है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट डिजीज है, स्पेशली किडनी फेलियर है, किडनी के लोग डायलिसिस के लिए नहीं जा पा रहे हैं जी, है ना, तो अगर आपको किडनी फेलियर है तो ऐसे पेशेंट्स को, जो लाइफस्टाइल डिजीज है या हार्ट डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट्स को 3 स्टेप डाइट कर लेंगे तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं वार्निंग दे रहा हूं कि दवा अगर लेंगे तो ब्लड प्रेशर और घट जाएगा, ब्लड शुगर बहुत घट जाएगा, राइट। इसलिए दवा आपको 50% कम करना पड़ेगा, तब जाके वही ब्लड शुगर रहेगा जितना भी पूरी दवाई से होता है। 3 स्टेप क्या है? स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ फलों पे रहना है। कितना फल? आपका बॉडी वेट इंटू 10। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 केजी इंटू 10 कितना हुआ? 600 ग्राम फल, 3 से 4 तरह के फल। वो फल कुछ भी हो सकता है, केला है, अंगूर है, चीकू है, मीठा फल है तो और अच्छा है। डायबिटीज के पेशेंट को मीठा फल बहुत अच्छा रहता है। तो 3 से 4 तरह के फल कम से कम बोल रहा हूं मैं, आपका बॉडी वेट इंटू 10।
इतना मिनिमम, ज्यादा लेंगे तो और अच्छा, डबल लेंगे तो और अच्छा। 12 बजे तक कुछ और नहीं लेना है, ना रोटी ना पराठे ना चाय ना बिस्किट, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फल 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 12 बजे तक। अब लंच आ गया, लंच में कच्ची सब्जी लेना है, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी एक्सेट्रा मटर। कितना लेना है? आपका बॉडी वेट इंटू 5। जैसे मान लो मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 कितना होता है? 300 ग्राम। इतना आपने सलाद ले लिया। इतना खाने के बाद अगर पेट में जगह है तो वेजिटेरियन खाना खा लीजिए जितना मन करे, रोटी सब्जी दाल चावल। ये हो गया सेकंड स्टेप। और जो डिनर है, डिनर का नियम भी सेम है कि आपको पहले 300 ग्राम आपके बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट इंटू 5 उतना सलाद खाना है, फिर खाना खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल। 7 बजे के अंदर डिनर खत्म करना है, 7 बजे के अंदर। याद रखिए, जो चीज आप 7 बजे के अंदर खा रहे हैं वही खाना अगर 10 बजे खाएंगे तो बॉडी अलग तरह से काम करेगी। 7 बजे से पहले खाएंगे तो ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर गिराएगी, और अगर 10 बजे के बाद सेम खाना खाएंगे तो ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर बढ़ाएगी। तो क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कितना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और कब खाते हैं ये और इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, किस ऑर्डर में खाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 300 ग्राम या 400 ग्राम सलाद खाने के साथ खाना खाना है, पहले ही सलाद खा लेना है अब खाना खाना है, ये दोनों में फर्क है, समझिए इसको। तो ये 3 स्टेप डाइट है। 2 चीज छोड़ने बोलता हूं, ये मेरा 3rd स्टेप है। 2 चीज छोड़िए, एक तो एनिमल फूड, ऐसी चीज जो जानवरों से निकलती हो, अंडा है, मीट है, मछली है, दूध है, छोड़ दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट है छोड़िए। ऐसी चीज जो फैक्ट्री से निकलती हो, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, पैक जूसेस है, छोड़ दीजिए। अगर आपने ये कल किया तो से आपको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयां कम से कम आधी करनी पड़ेगी, इंसुलिन कम से कम आधा करना पड़ेगा, और अगर आपने आधा नहीं किया तो ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर एक करेगा, नीचे जाएगा, तो मजबूरी में करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप वो है जो डायलिसिस पे जाते हैं हफ्ते में एक बार, तो अब आप देखेंगे कि हफ्ते में एक बार जाने की जरूरत नहीं, 15-20 दिन में जाने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं, ये डाइट आप अपना लीजिए। और अच्छा ही है कि हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे हैं, और आगे चल के कुछ दिन तक अपनाएंगे तो 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, आप देखेंगे कि दवाई सारे छोड़ के बैठ गए, आपका वेट भी घट गया कम से कम 10%। अगर आप मोटे हैं तो 10% कम से कम बोल रहा हूं मैं, राइट। और आप पहले से बेटर फील करेंगे। तो ये जो लॉकडाउन है इसका फायदा उठाइए, आप इस डाइट को अपनाइए। सो डॉक्टर साहब, जाते जाते आप ये भी बता दीजिए कि कोरोना संकट कब जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से आवाजें आ रही हैं, गो कोरोना गो, ये कब जाएगा, कब लोगों से खौफ हटेगा? देखिए, कोरोना का तो डर है ही नहीं, लेकिन कोरोना के पीछे की जो एक षड्यंत्र है वो कब जाएगा, वो एक सोचने वाली बात है। वो डिपेंड करता है जनता कितनी जागरूक होती है। जब जितना जनता डरेगी उतना ये जो है कोरोना का वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स है। क्या षड्यंत्र लग रहा है आपको? क्या साजिश? कोरोना से हमें कोई डर नहीं, ये साजिश देखिए, चाइना है, यूएस है और डब्ल्यूएचओ है। डब्ल्यूएचओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको साल पहले ऑलरेडी लुटेरा घोषित किया था। H1N1 आपको याद होगा, वो भी एक स्कैम था, बाद में वो पर्दाफाश हो गया। तो मुझे पता है कोरोना का पर्दाफाश आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, राइट। तो ये एक स्कैम है, और ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस नहीं, वायरस तो है, बीमार भी कर सकता है, लेकिन फ्लू वायरस है, फ्लू वायरस तो बीमार करता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूं कि जैसे ही कोई पेशेंट रहता है कोरोना का, उसको घेर लेते हैं, किससे मिलने नहीं देते हैं। मेरा आपसे सवाल है, जनता से सवाल है, अथॉरिटी सवाल है, एक सवाल मेरा भी लीजिए कि कोरोना के पेशेंट को एक आयुर्वेदाचार को हाथ क्यों नहीं लगाने दिया जाता है? मान लो मैं कोरोना का पेशेंट हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आयुर्वेदिक तरीके से ठीक होना चाहता हूं, मैं होम्योपैथिक तरीके से ठीक होना चाहता हूं, तो कोरोना के पेशेंट को आजादी क्यों नहीं है? क्या वो गिनी पिग है? जिस तरीके से उनका इलाज हो रहा है, एंटी मलेरियन ड्रग, HIV की दवाइयां, एंटीबायोटिक, ये कोरोना एक वायरस है और एंटीबायोटिक, जब एंटीबायोटिक देंगे, मलेरिया की दवा देंगे, क्योंकि कोरोना और मलेरिया 2 अलग चीजें हैं, तो क्या होगा, इससे पेशेंट का हार्ट एकदम से तेजी से बढ़ता है, जिससे उनकी डेथ होने के चांसेस बनते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक फ्रॉड है, एक षड्यंत्र है, ये खत्म होना जरूरी है, बट रियल कॉज नहीं है कोई डरने की। जी। सो शुक्रिया डॉक्टर रॉय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल ऐसा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, न्यूट्रिशनिस्ट ने काफी मरीजां ਨੂੰ ठीक कर चुके ने, खास तौर ਤੇ डायबिटीज ਦੇ पेशेंट ने खुराक ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक कर चुके ने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ कोरोना ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਮ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, HIV ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੂ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੌਫ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਪ ਰੂਪ ਰॉय ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰॉय ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ